Hello girls, our today's topic is clotting of blood. That is the remaining part of your chapter blood. रक्त या रुधिर का जो बचा हुआ भाग है उसमें आपके दो टॉपिक्स हैं, रक्त का जमना और रक्त समूह। सबसे पहले हम लेंगे रक्त का जमना या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। शरीर के किसी भी भाग में चोट, घाव या कट जाने पर उसमें से रक्तस्राव होने लगता है, जो 5-7 मिनट बाद स्वतः ही बंद हो जाता है, क्योंकि उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है। वाहिकाओं में रक्त परिवहन के समय रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का बनने के फलस्वरूप कटी हुई वाहिकाओं की वाहिकाओं का मुंह थक्के से बंद हो जाता है। रक्त प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं, और जो रक्त की फाइब्रिनोजन प्रोटीन को द्रव से ठोस रूप में बदलता है। यह क्रिया ऊतक की रक्त कोशिकाओं और वाहिनियों के कटने और टूटने से निकले रक्त के साथ होती है। फाइब्रिन की रचना महीन सूत के जाल जैसी होती है। सूत मीन्स फाइबर, जिनमें रक्त कण फंस जाते हैं। जैसे जैसे यह जाल सूखता जाता है वैसे वैसे रक्त का थक्का जमता जाता है और सीरम या प्लाज्मा छनकर अलग हो जाता है। रक्त में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो सक्रिय थ्रोम्बिन को निष्क्रिय किए रहता है। कटे हुए भाग से बिंबाणु और थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलकर आते हैं। कैल्शियम तत्व की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में खुले फिब्रिनोजन को अविलय फिब्रिन तंतुओं में बदल देता है, और फिब्रिन के तंतु एक प्रकार का जाल बनाते हैं जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती है और वहाँ पर थक्का बन जाता है, और यही क्रिया रक्त का थक्का जमना या ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहलाता है। यह थक्का कुछ समय बाद सिकुड़ने लगता है, जिससे हल्के पीले रंग का द्रव फाइब्रिन जाल से छनकर बाहर निकलने लगता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। यह सीरम रक्त के जमने से छना हुआ प्लाज्मा द्रव होता है। तंतु जाल की कोशिकाएं सीरम से अलग होने पर एक ठोस प्रकृति का थक्का बनाती है, जो घाव को बंद करके रक्त को बहने से रोकता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम 4 इक्वेशन के माध्यम से समझ सकते हैं, जो आप इस पर देख पाएंगे अपने लेक्चर के प्रारंभ में। जो पहली क्रिया है उसके अंदर प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? वो थ्रोम्बोप्लास्टिन का निष्क्रिय रूप है, या जिसको हम कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अभी सक्रिय अवस्था में आ गया। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो सेकंड इक्वेशन है इसकी, उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में, प्रोथ्रोम्बिन इज अगेन निष्क्रिय फॉर्म ऑफ थ्रोम्बिन, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन मिलकर के थ्रोम्बिन बनाते हैं। अब ये जो थ्रोम्बिन बना, ये थर्ड इक्वेशन के अंदर ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ में, जो एक प्रकार के फाइबर्स हैं, जो एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है, तो थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन मिलकर फिब्रिन बनाते हैं। फिब्रिन क्या है? ये एक तंतुओं का जाल जैसा बन जाता है। फिब्रिन फाइबर शब्द से निकला हुआ है, तो फिब्रिन का जो ये जाल बनता है, इसके अंदर जो हमने तीसरे प्रकार के रक्ताणु पढ़े थे जो बिंबाणु के रूप में पाए जाते हैं, वो बिंबाणु इस फिब्रिन के अंदर फंस जाते हैं और फंसकर वहाँ पर एक रक्त को बहने से रोक देते हैं और वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो बहता हुआ रक्त है स्वतः ही 4-5 मिनट के बाद में कटे हुए स्थान से, और उसके बाद में ये अपना रक्त का वहाँ पर थक्का जम जाता है और रक्तस्राव रुक जाता है। तो ये प्रक्रिया जो अगर हम समझना चाहें तो इन 4 इक्वेशन के माध्यम से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में निरंतर होता रहता है। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए यकृत में विटामिन के की आवश्यकता होती है। यकृत द्वारा
हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो रक्त वाहिनियों में थक्का बनने से रोकता है। इसे थक्का विरोधी तत्व या एंटीकोएगुलेंट भी कहते हैं। थक्का जमने की क्रिया कुछ परिस्थितियों में धीमी होती है और कुछ परिस्थितियों में ये तेज हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थक्का जमने की क्रिया जिन परिस्थितियों में धीमी होती है वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहला इसमें शीत तापमान। तो आपने देखा होगा कि इसको जहाँ पर रक्त का थक्का जो है वो शीत तापमान में वो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। दूसरा है रक्त को पैराफिन मोम से विलेपित पात्र में रखने पर, क्योंकि थक्के के लिए आवश्यक है कि रक्त पानी से गीले होने वाले किसी धरातल के संपर्क में आए। और यही कारण है कि जब हम रक्त जांच के लिए अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी जो उनकी जो बॉटल्स होती है जिसके अंदर वो रक्त एकत्रित करते हैं उसमें बिल्कुल थिन लेयर होती है इस पैराफिन की, जिसकी वजह से रक्त वहाँ पर जमता नहीं है और आप उसकी टेस्टिंग के लिए आप कभी 1 या 2 दिन भी लग जाते हैं तब भी हम उसको आसानी से एक से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं और रक्त का थक्का उसमें नहीं जमता। तो दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी जो परिस्थिति है, रक्त में सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट मिलाने पर ये लवण रक्त से कैल्शियम को निकाल देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दोनों अवस्थाओं में कैल्शियम का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदलना है या थ्रोम्बोप्लास्टिन से आपको थ्रोम्बिन बनाना है, इन दोनों के अंदर कैल्शियम का होना आवश्यक है। तो जहाँ पर कैल्शियम नहीं होगा, अगर हम रक्त में से पहले से ही कैल्शियम निकाल देंगे तो वहाँ पर भी ये थक्का जमने की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसके विपरीत कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर रक्त का थक्का जमने की क्रिया तीव्र हो जाती है। तो पहली कंडीशन जो हमने उसमें धीमे होने की जो कंडीशन है उसका विपरीत है कि शारीरिक तापमान से कुछ अधिक ताप होने पर, वहाँ पर हमने बात करी थी कि शीत तापमान होने पर रक्त का थक्का जमने की क्रिया धीमी हो जाती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शारीरिक तापमान से कुछ अधिक ताप होने पर रक्त का थक्का जमने की क्रिया तीव्र हो जाती है। दूसरा जो इसका है, रक्त के किसी खुरदरे धरातल के संपर्क आने पर क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं का किनारा या घाव पर बंधी पट्टी। आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के चोट लगती है और जब हम अस्पताल में या डिस्पेंसरी में हम पट्टी कराने जाते हैं, हम बैंडेज करवाते हैं, तो रुई के स्थान पर वहाँ पर गॉज रखता है। और गॉज और पट्टी में क्या फ़र्क है? इसकी बुनाई में फ़र्क है कि जो गॉज है उसका जो सतह है वो थोड़ी खुरदुरी होती है। तो ये जो खुरदुरी सतह है यह रक्त का थक्का जमने की क्रिया को तीव्र करती है और जब हम इसको घाव के ऊपर लगाते हैं तो वहाँ पर रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ये दो परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर रक्त का थक्का अधिक तीव्र गति से जमता है। परिसंचरण तंत्र में जो रक्त परिसंचरण का पूरा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी स्थान पर थक्का जमने को हम थ्रोम्बस या घनास्त्र कहते हैं और यह अवस्था थ्रोम्बोसिस या घनास्त्रता कहलाती है। राइट? तो ये था हमारा रक्त का थक्का जमना या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दूसरा जो टॉपिक है इसका हमारा सब टॉपिक है वो है आपका रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स। आप सब जानते हैं, आप सबको अपने अपने रक्त समूह का आइडिया होगा कि हमारा रक्त किस समूह का है। तो इसकी भी एक विशेष तकनीक है जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि किस व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा है, और इस रक्त समूह का उपयोग हम रक्तांतरण की प्रक्रिया के अंदर हमारे को ये बहुत मदद करता है। तो क्या है ये रक्त समूह? जो रक्त देखने पर सदैव सुर्ख लाल रंग का द्रव पदार्थ दिखाई देता है वह वास्तव में विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। यानी दिखने में लाल है मगर सबका रक्त अलग अलग है, और जब तक हम इसकी प्रॉपर जांच नहीं करा ले तब तक हम एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते, अन्यथा व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि हम असंयोजित रक्त अगर हम चढ़ा देंगे तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये क्यों होता है? ये देखिए, प्लाज्मा में कुछ ए ग्लूटिनिन नामक पदार्थ होते हैं जो रक्त के विभिन्न वर्गों से संबंधित होते हैं। इन्हीं की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर ही रक्त का वर्गीकरण किया जाता है। अनुचित या असंयोज्य रक्ताधान करने पर रक्त की कोशिकाओं का समूहन या पूंजीभवन
या क्लम्पिंग या रक्त संलयन हो जाता है। ये सभी पर्यायवाची हैं कि वो इस शब्द के कि वहाँ पर रक्त इकट्ठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, थक्का सा बन जाता है और आगे रक्त परिवहन प्रॉपर नहीं हो पाता। रक्त समूहों का वर्गीकरण लैंडस्टाइनर, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, लैंडस्टाइनर की ABO पद्धति के आधार पर किया गया है। रोगी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि रक्तदान से पूर्व उसके दाता के रक्त की जांच और मिलान कर लिया जाए। रक्त वर्गों का वर्गीकरण लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित एग्लूटिनोजेंस की अनुपस्थिति या उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस तरह रक्त वर्गों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पद्धति है ABO, यानी व्यक्ति का ग्रुप क्या हो सकता है? A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है और इसके अतिरिक्त AB भी हो सकता है। 4th वन जो है वो है आपका AB ग्रुप। और ये किसके आधार पर करते हैं? एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम रक्त वर्ग का निर्धारण करते हैं। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं रक्त वर्ग A की। ब्लड ग्रुप A जो होता है उसमें क्या है? इस वर्ग की लाल रक्त कणिकाओं में एग्लूटिनोजन A, यानी A ग्रुप के अंदर एग्लूटिनोजन A और इसके प्लाज्मा में NTB एग्लूटिनिन होता है। समझ में आ रहा है? ये है A वर्ग की हम बात कर रहे हैं कि RBC में तो एग्लूटिनोजन है A और प्लाज्मा में है NTB एग्लूटिनिन। यह व्यक्ति रक्त समूह A और O रक्त वर्ग से रक्त ग्रहण कर सकता है और A तथा AB को रक्त दे सकता है। राइट? दूसरा ग्रुप है आप रक्त वर्ग B या ब्लड ग्रुप B। इस वर्ग में RBC में एग्लूटिनोजन B होता है और प्लाज्मा में NT एग्लूटिनिन होता है। यह व्यक्ति B और O से रक्त ग्रहण कर सकता है और B तथा AB को रक्त दे सकता है। यानी NTA का क्या मतलब है? जो B ग्रुप है उसमें NTA है, यानी वो A को आने से मना करेगा। इसी प्रकार से रक्त वर्ग A के अंदर NTB एग्लूटिनिन है जो B को आने से मना करेगा। वो किसको आने देगा? सिर्फ A को और O को आने देगा। इसी प्रकार से B के अंदर B को आने देगा और O को आने देगा। जो तीसरा समूह है वो है AB। इसमें RBC में एग्लूटिनोजन A और B दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन एग्लूटिनिन अनुपस्थित होता है। प्लाज्मा में जो एग्लूटिनिन है वो अनुपस्थित होता है, यानी कि वो किसी का भी विरोध नहीं कर रहा है। अतः यह A को भी आने देगा, B को भी आने देगा और O को भी आने देगा और AB को तो आने ही देगा। तो ये क्या हुआ? सर्वग्राही। इसीलिए इसको हम कहते हैं सर्वग्राही, यानी ये किसी भी वर्ग से अपना रक्त ले सकता है। तो इसके अंदर एग्लूटिनिन अनुपस्थित और एग्लूटिनोजन A और B दोनों उपस्थित रहते हैं। यह व्यक्ति सभी रक्त वर्गों से रक्त ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जहाँ देने की बात आती है वहाँ ये सिर्फ AB को ही रक्त दे सकते हैं। अतः इनको हम सर्वग्राही या आदाता कहते हैं। अब A और B और AB की बात होगी। जो 4th समूह है वो है इसमें O के अंदर अब बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है AB से। इसके अंदर एग्लूटिनिन जो प्लाज्मा में है, एग्लूटिनिन A भी होता है और B भी होता है, लेकिन एग्लूटिनोजन का इसमें अभाव होता है। तो यह रक्त वर्ग सभी वर्गों को रक्त दे सकता है क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं करने वाला है, लेकिन यह सिर्फ अपने वर्ग O से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसको हम सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि ये सबको दे सकता है, लेता सिर्फ O से ही है। ना A से ले सकता है, ना B से ले सकता है और ना ही AB से ले सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप बहुत अच्छी तरीके से, जो चार्ट इसमें आपको शो हो रहा है, इस चार्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा समूह रक्त समूह किसको दे सकता है और किससे वो ले सकता है, सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है।
रक्त में इन समूह के अलावा ए, बी, ओ और इस ए बी के अतिरिक्त इसमें एक फैक्टर और होता है जो कि रक्त का रक्तांतरण को निर्धारित करता है कि हम इसको रक्त दे सकते हैं या नहीं। और आपने सुना होगा जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं कि हमारा O पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, या O नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है। ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये रक्त में उपस्थित एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। रीसस नाम के एक वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। तो RH फैक्टर या रीसस फैक्टर लगभग 85%, 85% व्यक्तियों में रक्त वर्गों के A, B और O के अलावा RH फैक्टर उपस्थित होता है, जिसे RH पॉजिटिव कहते हैं। और शेष 15% या 15% के अंदर ये फैक्टर अनुपस्थित होता है, जिनको हम RH नेगेटिव कहते हैं। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाले व्यक्तियों को एक दूसरे का रक्तांतरण निषेध है, यानी हम इसका रक्तांतरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे रक्त कोशिकाएं हिमोलाइज हो जाती हैं या जम जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि गर्भवती स्त्री में गर्भस्थ शिशु का RH वर्ग पॉजिटिव और माता का RH नेगेटिव है तो अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति आने पर चिकित्सक से सलाह लेने पर वो इसके लिए एक इंजेक्शन है जिसके माध्यम से वो इसका हिमोलाइजेशन को रोक देते हैं और हम स्वस्थ शिशु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चिकित्सक सलाह नहीं ली और अगर इस तरह की परिस्थिति है पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो इसके अंदर शिशु की ज़्यादातर शिशु या माता की मृत्यु होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये है आपके रक्त समूह। दैट्स ऑल अबाउट रक्त और रक्त समूह। थैंक यू।